बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है तो आप फॉर्मूला में क्या रखेंगे। मान लिया फोर्स टाइम के साथ बदल रहा है तो आप फॉर्मूला में क्या प्लेस करेंगे, कोई वैल्यू प्लेस नहीं की जा सकती। तो ऐसे केस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, वो समझना है। ऐसी सिचुएशन में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व प्लॉट कर लेते हैं। हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यूजुअली जो किसी ग्राफ के अंडर एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है उन दोनों के जो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर क्वांटिटी है, उन दोनों के प्रोडक्ट को। तो अगर मैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लूँ, से इधर मैंने फोर्स लिया है और इधर लिया है डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आने वाले ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। बट अगेन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वो बदल रहा है। इनिशियली ये वैल्यू थी फोर्स की, फाइनली ये वैल्यू है, और ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसके अंडर जो एरिया होगा वो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इसके अंडर एरिया ये आएगा, देखिए ये जो एरिया है इसके अंडर, ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई रेगुलर फिगर नहीं है ये। ना ये ट्रायंगल है, ना रेक्टेंगल है, ना इसे रेगुलर फिगर्स में स्प्लिट किया जा सकता अभी। बट अगर हम बहुत ध्यान से देखें, से मैं इसमें एक स्ट्रिप कंसिडर करता हूँ, इसके अंदर एक, और इस तरह से कंसिडर करता हूँ कि उसकी थिकनेस इग्नोरेबल है, बहुत 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 कम है उस स्ट्रिप की थिकनेस। ये मैंने एक स्ट्रिप ली, इसकी थिकनेस है इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल, dx, बहुत छोटा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से इनिशियली जो भी फोर्स की वैल्यू थी और फाइनली जो भी है, बहुत सारा चेंज है फोर्स में। बट इस स्ट्रिप के दौरान फोर्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। तो इस रीजन को, इस पूरी स्ट्रिप को मैं कैसे मान सकता हूँ, एज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। और इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप का एरिया को मैं बोलूंगा स्मॉल वर्क डन। dw इक्वल्स टू, मान लिया इस समय फोर्स की वैल्यू f है तो f dx, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इसकी f और थिकनेस इसकी dx। टोटल एरिया अगर मुझे निकालना है तो इसी तरह की जितनी भी स्ट्रिप्स हो सकती हैं, यहाँ बहुत सारी स्ट्रिप्स हो सकती हैं ना, ऐसे देखिए, एक स्ट्रिप ये हो सकती है, एक स्ट्रिप ये हो सकती है। तो ये पूरा एरिया इस तरह की स्ट्रिप से मिलके बना माना जा सकता है। ये भी है, पूरे में हम ले सकते हैं। तो हर एक स्ट्रिप के अगर एरिया को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। मतलब हमें ये पूरा एरिया, ये पूरा सारा ये मिल जाएगा। तो एक्चुअली क्या किया गया, ऐसी सारी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड किया गया, बट ऐसी कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं वो हमें नहीं पता। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, वर्क डन किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, दैट इज एरिया, और मैं नाम दे देता हूँ इन पॉइंट्स को, ए बी सी डी ए।
दैट इज एरिया ABCDA। तो वर्क डन अंडर अ वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट किया जाता है बाय इंटीग्रेशन। तो अब एक क्वेश्चन हम इसके बेसिस पर करके देखते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। तो से क्वेश्चन इज, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, अ पार्टिकल मूव्स along the x-axis from x equals to 0 to x equals to 5 meters under the influence of a force given by fx equals to 7 minus 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये फोर्स है। और यहाँ fx का मतलब f एज ए फंक्शन ऑफ x है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन डूइंग सो। कैलकुलेट द वर्क डन इन डूइंग सो। तो हम सॉल्व करते हैं। हमें पता वर्क डन किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम फोर्स की वैल्यू रखते हैं। अच्छा, वर्क हमें कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5। तो इस केस में लिमिट दी है ऑलरेडी, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 5 तक के लिए हमें कैलकुलेट करना है। और f की वैल्यू रख देता हूँ मैं 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब ये तीनों टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी, इनका इंटीग्रेशन होगा, तो मैं अलग से करके दिखा देता हूँ, फिर यहाँ फाइनल रिजल्ट लिखेंगे हम सीधे। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, तीनों अलग अलग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, ये ऐसे होगा। 7 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx -2 इंटीग्रेशन x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। अब देखिए, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला यूज होता है यहाँ, वो होता है x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हम तीनों को कंपेयर करें, जहाँ जहाँ dx है वहाँ dx है। यहाँ x रेज टू पावर n की जगह x रेज टू पावर 1 है, यहाँ x रेज टू पावर n की जगह x रेज टू पावर 2 है, और यहाँ कुछ नहीं है। मतलब यहाँ क्या माना जा सकता है, x रेज टू पावर 0 माना जा सकता है। तो ये 7 अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x रेज टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि सिंपली x माइनस 2 x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 x रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि x क्यूब बाय 3। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल। ये इंटीग्रेट करके आता है 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ रखता हूँ इंटीग्रेट करके। तो हमारे पास आया इंटीग्रेशन का रिजल्ट 7x माइनस एक्स स्क्वायर। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन पहले नहीं पढ़ा है वो परेशान ना हो, मैं दोबारा करा दूंगा। फिलहाल के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, सिर्फ वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 5 रखना है और माइनस करके 0। तो इट विल बी 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। ये तो हमने रख दी अपर लिमिट, माइनस
7 इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो स्क्वायर प्लस ज़ीरो क्यूब, तो ये तो ओवरऑल ज़ीरो ही हो गया। फर्स्ट टर्म देखते हैं। 7 5 सा 35, ये 35 माइनस 25 प्लस 125, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 135 जूल्स। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ग्राफ में। से एक ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया गया है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है। इधर फोर्स प्लॉट किया गया है इन न्यूटन्स और इधर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया गया है इन मीटर्स। स्केल 0, 5, 10 और ये फाइनल पॉइंट 16 ले रहे हैं। यहाँ ये 50, ये 100। तो जब तक टाइम 10 है तब तक फोर्स रहता है 100। जब तक टाइम 10 है फोर्स 100 है, और उसके बाद टाइम जब 16 हो गया तो फोर्स हो गया 50। फोर्स 50 हो गया। हमें 16 सेकंड्स में किया गया वर्क कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखें, मैं इसे दो अलग अलग, मुझे एरिया निकालना है बेसिकली ये पूरा, मैं इसे दो अलग अलग शेप्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। एक शेप तो ये वाली हो गई, ये है स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं आप इसे, स्क्वायर जैसा दिख रहा है वो, पर अलग अलग स्केल्स हैं तो इसे रेक्टेंगल बोलना चाहिए। और दूसरा ये ट्रेपीजियम, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और जिसकी वैल्यू क्या आएगी 100। एक साइड इसकी 100 है, दूसरी साइड इसकी 10 है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स है 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 इंटू हाइट। हाइट इज 6, ये हाइट है, ये है 6, क्योंकि ये 10 ये 16, तो इनके बीच का डिस्टेंस 6। तो 100 इंटू 10 1000 प्लस हाफ 150 इंटू 6। 150 इंटू 6 होता है 900, 900 बाई 2 इज 450, तो इट इज 1450 जूल्स। दिस इज द आंसर।